हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था क्लास 9 इंग्लिश की बुक कावेरी, और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिए थे, सारे करवा दिए थे। अब मैं आता हूँ पोइम पे। तो इसमें एक पोइम है, पॉट मेकर जो चैप्टर है उसके आगे एक पोइम है, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। ठीक है, तो आज मैं इस पोइम को एक्सप्लेन करूंगा, और इस बुक के इस पोइम के बाद में जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हैं मैं उसको आपको करवाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पोइम को पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिएट वोकेशंस आई हियर। तो इसमें एक वर्ड दिया, वोकेशंस। वोकेशंस का मतलब क्या होता है? वोकेशंस का मतलब होता है कि आपके जो इंडिजीनियस उद्योग होते हैं, जैसे इंडिया शुरू से ही कौन कौन सी चीज़ों में माहिर था, इन उद्योग धंधे जो था, जैसे इंडस्ट्री हो गई या क्राफ्ट्समैनशिप हो गई या कलाकारी हो गई। ठीक है, तो हम जो कॉटन का के जो कपड़े हैं वो हम लोग बनाते थे। अच्छा, अच्छे टाइप की मूर्तियाँ हम लोग बनाते थे। फिर कारपेंटरी में हम लोग बहुत ही आगे थे, लकड़ी के बहुत सारे सुंदर सुंदर हम लोग सामान बनाते थे। और ज्वेलरी बनाने में आभूषण जो थे, हाथी के दांत का, चाहे जो है कि किसी भी एलिमेंट को लेकर के या मटेरियल को लेकर के हम लोग अच्छी क्वालिटी के भूषण आभूषण बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। फिर पेंटिंग बनाने में भी हम लोग का कोई जवाब नहीं था, चित्रकारी हम लोग अच्छा खासा कर लेते थे। ठीक है, और मंदिरों की जो नक्काशी करनी थी, हम लोगों ने एक से एक मंदिर बनाए जो केवल पत्थर के ही बने थे। और पत्थर के मंदिरों में हमने ऐसा तराशा कि उस जमाने में छीनी हथौड़ी से जो काम हुआ, आजकल साइंस भी वैसा काम करके नहीं दिखाएगा। तो हमारा कंट्री बहुत आगे था। तो ऐसे कुछ यहाँ काम धंधों के बारे में इनको सेलिब्रेट किया गया है, उनको भी सम्मान देने का प्रयास किया गया, उनको भी रेस्पेक्ट देने का प्रयास किया गया है। तो कह रहे हैं कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस। कह रहा है एक भारतीय के रूप में मैंने भारत में देखा है, पोएट कह रहा है कि एक इंडियन होने के नाते मैंने इंडिया में देखा है कि बहुत सारे ऐसे काम धंधे हैं जिनको लोग सेलिब्रेट करते हैं और जिनको सेलिब्रेट किया ही जाना चाहिए। अब हर एक दो लाइनों में वो एक काम धंधे के बारे में बताएंगे, एक आर्ट ये काम के बारे में बताएंगे, ठीक है, धंधे के बारे में बताएंगे, जॉब के बारे में बताएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो लिखा हुआ है, दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वोवन विथ कलर एंड मेरिट यूज। क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं भाई? क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो आर्टिसंस, वो कलाकार होते हैं, वो कारीगर होते हैं जो कि कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ जो क्राफ्ट पर्सन क्या हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं और म्यूजिक प्ले करने वाला इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे बांसुरी बना रहे हैं, तबला बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं वो। और उस म्यूजिक के थ्रू वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और अलग अलग फीलिंग को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद से उनकी जो कला, उनकी जो आर्ट है, वो पूरे स्ट्रीट को और पूरे लाइफ को साउंड से भर देती है, एक एनर्जी मिल जाती है, लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। ये दिखाता है कि उनकी जो आर्टिसन है, उनकी जो कलाकारी है, वो कितनी जो है कि इम्पोर्टेंट है। आगे कहते हैं ये, द आर्टिसंस विथ ल्यूट्स ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट्स। वही बात मैंने कही कि गलियों में वो जो बांसुरी, वो जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए निकलते हैं, तो उनसे प्योर इमोशन झलकता है और लोग अपने इमोशंस को उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं और लोग अपने ड्रीम्स को भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले के लाइनों में वो बताते हैं कारपेंटरी के बारे में, जो लकड़ी से सामान बनाने जो कारीगर हैं, जो उनके जो मिस्त्री हैं या फिर मजदूर हैं। कह रहे हैं कि द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन। मैथमेटिकल प्रिसीजन का मतलब होता है कि बहुत ही एक्यूरेट वो बनाते हैं, उनके नापने में, डिजाइन करने में, बनाने में, ढालने में थोड़ा सा भी अंतर आप जो है कि नहीं पाएंगे। कह रहे कि जो हमारे कारपेंटर लोग हैं, जो हमारे कारपेंटर भाई हैं, जो लकड़ी को लेकर के और बहुत सारे सामान बनाते हैं, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, सोफा हुआ, फर्नीचर हुआ, बेड हुआ, चौकी हुआ, ठीक है, बहुत से प्रकार के आइटम वो बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी कला को सेलिब्रेट करते हैं। उनको लकड़ी दे दी जाए, वुड दे दिया जाए, तो वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही केयरफुल मेजरमेंट के साथ एकदम प्रिसाइज होकर के और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वो बना देंगे। तो ये उनका स्किल है, ये उनका कौशल है, ये उनकी कला है और वो अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं,
सुंदर से सुंदर फर्नीचर बनाते हैं और अपने काम की वो तारीफ पाते हैं। फिर अगले में वो क्या कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिशियंस ह्यूमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ द केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ। कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिशियंस के भी योगदान को नहीं भूलना चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, जो बिजली का काम करते हैं, जो हमारे यहाँ उसके जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका जो वर्क है वो भी सेलिब्रेट किया जाने योग्य है। वो दिन भर केबल और वायर के साथ जूझते रहते हैं, केबल वायर लेके यहाँ वहाँ जाते रहते हैं और हमारे जीवन में उजाला करते हैं। उजाला करने के लिए वो अपना जीवन क्या कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं और वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। ठीक है, वो जाते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं। कोई भी सामान, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई सामान होता है वो बिगड़ जाता है, उसको बनाते हैं और हमारे जीवन में क्या करते हैं, प्रकाश भरने का काम करते हैं। हमारे जीवन को उजाला बनाने वाला काम वो करते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशवान बनाते हैं, वो लाइटफुल बनाते हैं। आगे लिखा है द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। शोर मतलब किनारा होता है। तो अगली लाइनों में जो मछुआरे हैं, जो बोट लेके निकलते हैं समुद्र में और मछलियां पकड़ते हैं, तो उनके काम की भी सराहना की गई है। उनके वर्क को भी क्या किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है। भाई मेहनत वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सवेरे सवेरे वो समुद्र में नाव लेके उतर जाते हैं, सी में अपना अपना नाव लेके चले जाते हैं, बोट लेके चले जाते हैं, नेट को अपने ठीक करते हैं, किनारों से निकलते हैं और सेल करते हुए, नाव को चलाते हुए और इंजॉय करते हुए, सिंगिंग यानी गाते हुए, यानी वो अपने काम को इंजॉय करते हैं, वो अपने काम को क्या करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, गाते मुस्कुराते वो अपना निकलते हैं और जाके ये समुद्र में, सी में मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ने के बाद फिर वो घर पे क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं और सी को अपना एक घर मानते हैं ये। और उनके जो मछली पकड़ने का काम है उसमें जो अच्छे अच्छे किस्से होते हैं, जो भी उनके साथ घटित हुआ होता है, जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है, वो अपने फैमिली के साथ वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और पोएट जो है कि कहना क्या चाहता है कि ये जो वर्क हैं, जितने भी वर्क वो गिना रहा है, जितने भी काम वो गिना रहा है, वो ज़रूरी काम है, वो काम होने चाहिए और लोग उनको उस काम को करते समय क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। उनको किसी प्रकार की शर्म नहीं है काम करने में, उनको किसी प्रकार का पछतावा नहीं है काम करने में, बल्कि उनको फ़क्र है अपने ऊपर, उनको अपने ऊपर क्या है, प्राइड है, गर्व है। ये बड़े गर्व से वो काम करते हैं, अपने मेहनत का वो खाते हैं, अपने परिश्रम का, अपने मेहनत की, अपने पसीने की कमाई को वो एंजॉय करते हैं। वो उनको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। और काम काम होता है, छोटा या बड़ा कोई काम तो होता नहीं है। कोई भी काम आप ये मन से करेंगे, लगन से करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिलेगा। आगे वो कहते हैं द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। जो जूते बनाने वाले लोग हैं, यानी जो हमारा मोची समाज है, जो मोची का काम करते हैं, जो हमारे जूते बनाते हैं, वो भी जो है कि क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। एक से शानदार जूते चप्पलें वो बनाते हैं और उनके काम की भी तारीफ की जानी चाहिए। फॉर द फीट दैट वर्क, हमारे पैर जो चलते हैं उनको आराम देने के लिए वो जूते बनाते हैं। हम पैरों से चलने का काम करते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं और शाम को अपने घर चले आते हैं। तो हमारा जो मोची समाज है, जो हमारा जूता बनाने वाला, ये काम करने वाला जो समाज है, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए और उसको भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के पैरों को क्या करते हैं, आराम देते हैं, खराब होने से बचाते हैं। और उनका ये जो काम है वो भी क्राफ्टमैनशिप से भरा हुआ है। उसमें बहुत बारीकी लगती है, बहुत ही अटेंशन के साथ जूते का नाप लेना पड़ता है, फिर चमड़े को उस हिसाब से काटना पड़ता है। यानी उस काम में भी मेहनत ज़्यादा है और उसको भी क्या मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, प्रेज़ मिलना चाहिए उसको भी। और हमारे आस-पास अगर ये कोई काम करते पाया जाता है, तो हमको उन लोगों से प्रेम से बोलना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए और उनको एक सम्मान की नज़रों से हमको देखना चाहिए और जो भी उनकी मज़दूरी हुई, जो भी उचित हुई, वो हमको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनसे फ्री में काम करा लें और उनको पैसे ना दें, तो ये बहुत ही गलत काम होगा। आगे वो कहते हैं द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक और द रिदम ऑफ डिज़ाइनर्स मेशंस ईच सेलिब्रेटिंग दैट बिलॉन्ग टू देम एंड टू नन एल्स। कह रहे हैं कि ये जो आपके डिज़ाइनर हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, मेसन्स यानी जो
घर बनाते हैं, मिस्त्री जो मजदूर होते हैं, जो राजगीर भी जिनको हम कहते हैं, और सिंकिंग ऑफ कुक, ये जो कुक होते हैं जो हमारे लिए खाना बनाने का काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, इनमें भी क्रिएटिविटी, ये भी अपने काम को बड़ी सफाई से करते हैं, क्रिएटिविटी से करते हैं, और बहुत ही खुश मन से, बहुत ही हैप्पी मन से हमारे लिए भोजन बनाते हैं। डिजाइनर हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं, और मिस्त्री मजदूर जो होते हैं जो हमारे लिए घर बनाते हैं। तो इन सबके काम में सुंदरता है, सबके काम में पैटर्न है, ब्यूटी है। वो अपने पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं, और जो भी आपको डिज़ायर होता है, जिस टाइप का घर आप बनाना चाहेंगे उस प्रकार का वो बना देते हैं। जिस टाइप का भोजन आप चाहते हैं उस टाइप का भोजन वो आपको बना के दे देते हैं। तो उन वर्करों को भी हमको प्राइड होना चाहिए, ऐसे वर्कर्स पे भी हमको क्या होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत यूनिक स्किल है, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है कि बहुत ही ज़्यादा है। भाई हम तो उस घर में रहते हैं, लेकिन हमारे लिए घर बनाता कौन है? यही लोग बनाते हैं। तो उनके काम को भी जो है कि तारीफ मिलनी चाहिए, और उनके स्किल बहुत यूनिक होता है। हम वो काम नहीं कर सकते जो वो काम वो करते हैं। भरी दोपहरी में, इस मई जून के महीने में वो हमारे लिए घर बनाते हैं, सीमेंट जोड़ते हैं, ईंटें जोड़ते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, मकान खड़ी करते हैं। उतनी धूप में क्या हम वो काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे कामों की तारीफ करनी चाहिए, और उनको रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाना चाहिए। आगे कहते हैं, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। बड़ी अच्छी बात है कहते हैं पोएट इस लाइन में, कहते हैं कि ये उनका जो वोकेशन है, उनका जो काम है, उनका जो वर्क है, वो उनकी ज़रूरत नहीं है, वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनकी पहचान है। अपने काम से ही वो पहचाने जाते हैं, अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं। आप अगर किसी काम में माहिर होंगे, किसी काम में अगर एक्सपर्ट होंगे, तो यकीन मानिए अच्छे लोगों की कमी आज भी है। अभी इसमें समर सीजन चल रहा है, सपोज कर लो आपके घर का एसी खराब हो गया, कूलर खराब हो गया। आप अगर अपने विलेज में या अपने सिटी में मजदूर ये मिस्त्री मैकेनिक ढूंढने निकलेंगे, तो 10 मैकेनिक होंगे, तो उसमें से 1-2 होगा जो ईमानदारी से काम करता होगा और अच्छा काम करता होगा। नहीं तो बहुत से ऐसे मैकेनिक आते हैं कि पैसा भी लेंगे, और आपके एसी को उल्टा बनाने से बढ़िया बिगाड़ के चले जाएंगे वो, या उनसे वो काम सही से हो नहीं पाता है। तो स्किल्ड अगर आप वर्कर हैं, कोई भी काम अगर आपको स्किलफुल हैं, आप स्किल आपके पास है, बढ़िया बेहतर तरीके से आप उसमें काम करते हैं, तो आप लोगों के हाथों पे रहेंगे, आपकी हमेशा डिमांड रहेगी। ये चीज़ है। फिर वो कह रहे हैं कि आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइस आई हियर। कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि मैं उन लोगों की आवाज़ सुन सकता हूँ। ये उन लोगों की आइडेंटिटी है, जो भी पीपल रिफ्लेक्ट्स करते हैं, या जो भी वो लोग होते हैं, वो अपने काम से पहचाने जाते हैं। ठीक है। और आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइस ऑफ हियर, वॉइस आई हियर, कहते हैं कि ये यूनाइटेड इंडिया के लिए ज़रूरी है। हमारा जो इंडिया कंट्री है, वो ऐसे ही अनोखी चीज़ के लिए जाना जाता है। कई प्रकार के लोग, कई वैरायटी के लोग, कई जो है कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के काम धंधे हैं। सभी लोग मिल के काम करते हैं, सभी लोग अपने वर्क को एंजॉय करते हैं, तो हमारा देश भी सम्मान पाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है। जो भी काम आपको आपको अच्छा लगता है, आप उसमें एक्सपर्ट बनिए, उसको सीखिए, उसको करिए, और उससे पैसे भी कमाइए। अब आगे चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम आते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स पे। यहाँ कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द पोएम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको जो है कि ट्रू और फॉल्स बताना है, और फॉल्स स्टेटमेंट को आपको रेक्टिफाई यानी ठीक भी करना है, उसको सही भी करना है। तो पहला दिया हुआ द पोएम हाइलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट पर्सनस। ठीक है। तो ये बात तो आपका जो है कि ट्रू है, क्योंकि इस पोइम में क्राफ्ट्स पर्सन जो होते हैं, जो भी मजदूर या मिस्त्री हैं, जो कि अपना काम करते हैं, वर्कर हैं, उनके स्किल की बात यहाँ की गई। ये बात तो सही है। ये सेकेंड कह रहा है कि भाई द पोएट शेयर्स द म्यूजिशियन एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला आपका फॉल्स है। तो ये कह रहे हैं कि भाई द आर्टिसन एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर ल्यूट्स। वो जो अपने इमोशंस हैं, वो अपने ल्यूट से क्या करते हैं, उससे जो है कि जाहिर करते हैं। ठीक है। थर्ड वाला, द कारपेंटर्स इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। तो ये फॉल्स है। कारपेंटर जो हैं वो अपने लॉजिकल वर्क के लिए एडमायर नहीं किए जाते हैं, वो अपने वुड वर्क के लिए इस्तेमाल के लिए एडमायर किए जाते हैं।
वो जो लकड़ी से सामान बनाते हैं, जो सुंदर सामान बनाते हैं, तो क्राफ्ट्समैन के ब्यूटीशिप के लिए वो जो है कि जाने जाते हैं। फोर क्या कहता है? फोर कहता है कि द इलेक्ट्रिशियंस इन द पोएम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटनिंग अप लाइफ्स। ये बिल्कुल सही है भाई, वो हमारे जीवन में उजाला लाने का काम करते हैं। फोर आपका ट्रू है। जो फॉल्स है उसको आपको ठीक भी करना है। नंबर फिफ्थ कहता है कि द पोएम पेज होमेज टू शू मेकर्स। कह रहा द पोएम पेज होमेज टू शू मेकर्स हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवियर। तो वो कह रहा है ना, ये आपका फॉल्स है। इसका सही क्या होगा? करेक्ट, द पोएम पेज होमेज टू शू मेकर हु डिक्लेयर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क विथ कॉन्फिडेंस। कि वो उनके वर्क की जो क्वालिटी है उसकी बात यहाँ की जा रही है। सिक्स पे आ जाते हैं। सिक्स वाला भी आपका फॉल्स है। सिक्स वाला करेक्ट, द पोएम सेलिब्रेट्स पैट्रियोटिज्म ऑफ पीपल ऑफ भारत। तो पोएम जो है कि इंडिया के लोगों के, भारत के लोगों के पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, तो उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। वो थीम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जितने डाइवर्सिटी के वोकेशन समान है, जितने विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ काम हैं, वर्क हैं, और जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो कारीगरी है, उस पर फोकस करके उनको ऑनर करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए ये पोइम लिखी गई है। यह पोइम उन चीज़ों के बारे में बताती है। 7 क्या कह रहा है? द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, एकदम ट्रू है ये, कि कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी वोकेशन है, कोई भी काम धंधा है, उसे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। नंबर 2 है लेट अस अप्रिशिएट द पोएम राइम स्कीम विद लिनिएशन। तो राइम स्कीम आप जानते हैं कि नहीं? राइम स्कीम क्या होता है कि आप जब पोइम के लास्ट में किसी पोइम की लाइन का लास्ट वर्ड ले लीजिए। लास्ट वर्ड जब आप लेंगे उससे मिलता जुलता वर्ड निचले लाइन में होगा, वो सेम उसी प्रकार का साउंड करेगा, तो उसको ए कहेंगे तो उसको भी हम ए कहेंगे। थर्ड लाइन अगर दूसरा साउंड करती है तो उसको हम बी कह देंगे। पिछले वाले साउंड से मैच होती है तो वही लेटर हम फिर उठा के डाल देंगे। तो ए बी, बी सी, ए बी सी, ऐसे करके वो राइम स्कीम हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि डज द पोएम स्ट्रिक्टली एडहेयर टू अ राइम स्कीम और इज इट इन फ्री वर्ड्स। कह रहे कि क्या पोएम कोई राइम स्कीम को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है या फिर ये पोएम जो है कि फ्री वर्ड्स में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पोएम जो है कि फ्री वर्ड्स में लिखी गई है और कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम वो फॉलो नहीं करती है। सेकंड आपका क्या है? सेकंड है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ लाइंस इन द पोएम। कहते कि जो लेंथ है लाइन की उसको वेरी क्यों किया जा रहा है बार बार? तो उसको इसलिए वेरी किया जा रहा है ताकि ये क्रिएट कर सके, क्या क्रिएट कर सके? फ्लोइंग क्रिएट कर सके, रिदमिक इफेक्ट क्रिएट कर सके, डायनेमिक रीडिंग क्रिएट हो सके, और रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वोकेशंस। ये इसका आंसर होगा। नंबर 3 है, कह रहे कि व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। मोस्ट लाइन्स में कौन सा पैटर्न आपको दिखता है ज़्यादा? इनके जो लाइनें हैं उसमें जो पैटर्न आपको दिखता है, तो नेमिंग अ प्रोफेशन और डिस्क्राइबिंग इट्स यूनिक स्किल और एक्टिविटी। ये प्रोफेशन को नेम करते हैं और उनके यूनिक स्किल को और एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनके एक्शंस को क्या किया जा रहा है? सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2 है, 2 वाला कह रहा है कि हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हिज रोल हियर। कह रहा है कि स्पीकर कौन अपीयर होते हैं यहाँ पे और उनका रोल क्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो स्पीकर है यहाँ पे वो अपीयर ऐसा हो रहा है कि वो ऑब्जर्वर हैं सोसाइटी के। उन्होंने सोसाइटी को करीब से देखा है और इन सारे काम धंधों की उनको अच्छे से समझ है, और इन सारे काम धंधों से वो या तो जुड़े होंगे या तो उसको एक्नॉलेज करते हैं या तो उसकी तारीफ करते होंगे। तो वो अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जितने भी ऐसे कारीगर हैं हमारे पास, जितने भी वर्कर हैं जो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, उनकी डिग्निटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनके स्किल को ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, टोन एंड मूड। तो टोन एंड मूड में कुछ बॉक्स में आपको वर्ड दिए गए हैं, सीरियस, सेलिब्रेटरी, हॉस्टाइल, रिवेंशियल, जॉयफुल, सिंपैथेटिक। तो आगे देखते हैं इसमें जो आपका ए वाला दिया हुआ है ना, कह रहा है कि द टोन इज। तो टोन यहाँ पे क्या है आपका? तो टोन आपका जो क्या है, टोन आपका है रिवरेंशियल एंड जॉयफुल।
इसका जो टोन है ना वो रेवरेंशियल है और जॉयफुल है। बी कहता है कि देयर इज अ मूड थ्रू आउट। अब इसका मूड कैसा है भाई, तो सेलिब्रेटरी मूड है, सेलिब्रेटरी मूड है इसका। तो बी वाले में क्या फील होगा, सेलिब्रेटरी। ए वाले में क्या फील होना था, रेवरेंशियल और जॉयफुल। आते हैं नंबर 4 पे आपका इमेजरी। इमेजरी, तो ये इमेजरी क्या होता है, एक प्रकार का वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, हिंदी में इसको आप अलंकार भी कह सकते हैं। इमेजरी में क्या किया जाता है कि शब्दों के माध्यम से, वर्ड के माध्यम से ऐसे सेंटेंस लिखे जाएंगे, ऐसे लाइंस लिखे जाएंगे कि जिनसे आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए, आपके दिमाग में कोई इमेज बन जाए। शब्दों को ऐसा सजाया जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि जो वो पोइट उस सेंटेंस में कहता है तुरंत आपके दिमाग में वो इमेज बनने लगती है, एक मूवी जैसी आपके दिमाग में चलने लगती है। तो इस प्रकार के, इस टाइप के लिटरेरी डिवाइसेस को हम इमेजरी कहते हैं। तो सेकेंड वाला कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल फ्रेजेस, द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी थ्रू मेंशन द आर्टिशंस। तो आर्टिशन को मेंशन करते हुए उन्होंने यहाँ पे है, तो 2 डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएंगे आपके, क्या पे आएंगे यहाँ पे, तो पहला आएगा द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन। तो ये लाइन आप जब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से कि लकड़ी से कोई फर्नीचर बनाते हुए किसी कारपेंटर की तस्वीर आपके दिमाग में जरूर आती होगी। उसके बाद से फिर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। जो बोटमैन हैं वो किनारे से अपनी नेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और ले आके समुद्र में फेंकते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो ये वर्ड जब आप लिखे जाते हैं तो आपके दिमाग में इसकी इमेज भी क्या आती होगी, खींची जाती होगी। ठीक है। नंबर 5 मेटाफर। भाई अब मेटाफर क्या होता है, तो मेटाफर आपका एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइसेस होता है ना, कि जिसमें कंपेयर किया जाता है, लेकिन कंपेयरिंग वर्ड नहीं दिया जाता, जैसे लाइक और एज। जब लाइक और एज लिख के हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं किसी पोइम में तो उसको सिमिली कहते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार जिसे हिंदी में कहा जाता है। लेकिन एज और लाइक यानी कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स को हम हटा दें और डायरेक्ट कंपैरिजन कर दें, ठीक है, तो इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। अब इसमें पूरा दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक इज अ मेटाफर बिकॉज इट implies दैट क्वालिटी ऑफ सिंगिंग इज सो enjoyable और प्लीजिंग दैट इट कैन बी इक्वेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग समथिंग डिलीशियस। तो पूछ रहा है कि भाई ये जो है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है आपका। इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब जो है कि ट्रू है, क्योंकि ये मेटाफर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब 6 वाला देख लीजिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है भाई, तो आप जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग्स को इस वे में रिप्रेजेंट करें कि वो लिविंग थिंग जैसी लगे। जैसे लिखा जाए ट्रीज आर मूविंग, ट्रीज आर गोइंग टू देयर हाउस, पेड़ अपने घर को जा रहे हैं। तो पेड़ थोड़ी मूव करता है, वो तो स्टैटिक है, लेकिन हमने उनको क्या दिखा दिया, चलते फिरते आदमी की तरह दिखा दिया। तो इन नॉन लिविंग थिंग्स को हम जब किसी लिविंग थिंग्स के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सेलेक्ट द लाइंस दैट टेल्स अस दैट द पोएट पर्सोनिफाइज वोकेशंस बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू देम। तो वोकेशंस को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज ये इन्होंने दे दिया है। तो अब इसमें आप कौन सी लाइन आप निकालेंगे पोइम से इसको प्रूफ करने के लिए, वो लाइन है द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। उनके काम की आवाज़, तो काम की आवाज़ तो होती नहीं भाई, उनके काम की आवाज़, उनके काम धंधे की आवाज़, उनके पहचान की आवाज़ है। तो ना पहचान की आवाज़ होती है ना काम धंधे की आवाज़ होती है। तो यानी यहाँ पे उनको क्या किया जा रहा है, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ में शो किया जा रहा है नॉन लिविंग थिंग्स को। 7 आपका रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्या होता है, ये एक वर्ड को आप बार बार रिपीट करते हैं। और रिपीट क्यों करते हैं आप किसी पोइम में, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, प्रभावशाली दिखाने के लिए, थोड़ा और उसमें वजन डालने के लिए और थोड़ा जोर डालने के लिए, जोर लगाने के लिए बार बार रिपीट करते हैं, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। तो इस लिटरेरी डिवाइस को हम रिपीटिशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन आई हियर।
तो कह रहा है कि पोइम में इस लाइन को 2 बार यूज़ किया गया, शुरू में भी यूज़ किया गया, लास्ट में भी यूज़ किया गया, यानी इस लाइन को रिपीट किया गया है। क्यों रिपीट किया गया है? क्योंकि पोएट इस लाइन पे इंसिस्ट करना चाहता है, इस लाइन को हाईलाइट करना चाहता है, इफेक्टिव बनाना चाहता है। क्योंकि क्योंकि पोएट जो है कि इस सब वोकेशंस को सेलिब्रेट करना चाहता है। वो चाहता है कि आप इस पे ध्यान दें और इसको हाईलाइट करें। वो उसके बारे में काफ़ी बातें बताना चाहता है। एलिट्रेशन सुन लीजिए। एलिट्रेशन क्या होता है कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड बार-बार रिपीट होता है। वर्ड रिपीट नहीं होगा, साउंड रिपीट होगा। एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट रिपीट होगा, एक अक्षर रिपीट होगा। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड बार-बार रिपीट होगा किसी एक लाइन में, तो उसको एलिट्रेशन कहा जाएगा। लेकिन जब वॉवेल साउंड किसी भी वर्ड का या किसी अल्फ़ाबेट बार-बार जब रिपीट होगा वॉवेल वाला, तो उसे हम कहेंगे एज़ोनेंस। तो अब एलिट्रेशन कहाँ का है? कह रहे कि आइडेंटिफाई 2 एग्जांपल्स। कोई 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं जो एलिट्रेशन को शो करते हैं। तो देखिए लाइन मैं चूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल में, सेलिंग एंड सिंगिंग। तो सेलिंग का एस है और सिंगिंग का एस है, तो यहाँ एस साउंड क्या कर रहा है? सॉ साउंड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। फिर एक और लाइन है इसमें, शूमेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। तो इसमें एफ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, ऑफ में फॉ साउंड है, फॉर में फॉ साउंड है, ठीक है। तो यहाँ फॉ साउंड यानी एफ साउंड बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन हो गया ये। सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या होता है कि किसी को प्रतीक बनाया जाता है, यानी उसको उसको उसके सहारे कोई दूसरी बात कही जाती है, लेकिन उसका अर्थ दूसरा होता है, उसको सिंबल बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर पोइम में हम कौवे के बारे में लिखें, तो कौवा क्या दिखाता है? कौवा किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? तो डार्कनेस का है, नेगेटिविटी का है, ठीक है। अब यहाँ सिंबलिज्म क्या यूज किया गया है? ईच वोकेशन इन द पोइम सिम्बलाइज समथिंग मोर देन ए जॉब। तो वो क्या है भाई? वो है आपका आइडेंटिटी एंड प्राइड। आइडेंटिटी एंड प्राइड, यहाँ वोकेशंस को सिंबल किया गया है आइडेंटिटी और प्राइड में। दूसरा क्या है? कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन में। ये सिर्फ वोकेशंस नहीं है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है और हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है। थर्ड क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये केवल वोकेशंस नहीं, ये केवल वर्क भर नहीं है, ये हमारे सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है। और फोर्थ है जॉय एंड फुलफिलमेंट इन वर्क, एंजॉयमेंट इन वर्क। तो ये जो काम करते हैं, ये वर्कर अपना काम करते हैं, काम करने में एंजॉय करते हैं, ये इनको काम करने में मज़ा आता है तब ये काम करते हैं, ज़बरदस्ती काम नहीं करते। आते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस पे। इसमें ये आपके स्टैंजा दिया गया है, कुछ लाइनें दी गई हैं, नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, द पोएट सेज दैट शू मेकर्स अफर्म द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, व्हाट डज अफर्म मीन्स? अफर्म का मतलब पूछा जा रहा है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, टू डिक्लेयर विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेकंड आपका है, कर व्हाट डू क्वालिटी शूज हेल्प विद अकॉर्डिंग टू द पोएट? तो क्वालिटी शू क्या हेल्प करते हैं? तो क्वालिटी शू लोगों को चलने में, डांस करने में, दौड़ने में, जंप करने में, कंफर्टेबली चलने में, ठीक है, और डेली वर्क को सपोर्ट करने में मदद करता है। नंबर 3, व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज बिसाइड्स लिटरल एक्ट ऑफ रिटर्निंग? करेक्ट, रिटर्न होम जो है वो लिटरल मीनिंग तो इसको घर, लिटरल मीनिंग तो इसकी घर वापसी होती है, उसके अलावा और कौन सी मीनिंग देता है ये? तो ये सिंबलाइज करता है आपका कंप्लीशन का, फुलफिलमेंट का। फुलफिलमेंट, काम को पूरा होने की सेटिस्फैक्शन के बारे में यहाँ बात हो रही है, और काम जब पूरा होता है शाम को अपने घर चले आते हैं ये। नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल्स अस दैट एवरी वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट। वो फ्रेज बताइए जिससे पता चलता है कि हर वर्कर का काम क्या है, यूनिक है, और हर वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, यूनिक है। तो ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स फॉर द फीट दैट वॉक, डांस। तो ये तो पोइम की लाइन आप कर लेंगे, मुझे यकीन है। तो इसमें होगा द इम्पैक्ट ऑफ द शू मेकर वर्क ऑन द डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन आंसर की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको केवल एक्सरसाइज ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वोकेबलरी में आ जाइए। वोकेबलरी में कह रहे हैं कि आशा वर्कर, वेल्डर, कन्फेक्शनर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, सेरिकल्चरिस्ट और गोल्डस्मिथ, ये काम के नाम हैं, ये कारीगरों के नाम है ये। ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि अ पर्सन हु स्टडीज और ग्रोज गार्डन प्लांट्स, जो गार्डन प्लांट्स को उगाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आपके हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट, बागवानी, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है। अ ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो ये होती हैं आशा वर्कर। तीसरा है प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, जो कच्चा रेशम पैदा करते हैं, उनको बोला जाता है सेरीकल्चरिस्ट। क्या बोला जाता है उनको? सेरीकल्चरिस्ट बोला जाता है। 4 है अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो स्वीट्स और चॉकलेट बनाता भी है, बेचता भी है, तो हिंदी में तो क्या कहते हैं उसको? हलवाई कहते हैं। ठीक है, या मिठाई वाला दुकानदार कहते हैं, इसको कहते हैं कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर कहते हैं उसको। 5th वाला है मेटल वर्कर हु स्पेशलाइज इन वर्किंग विथ प्रेशस मेटल्स। मेटल वर्कर है जो मेटल्स में वर्क करता है, स्पेशलाइज होता है उसमें, तो ये यहाँ आपका हो जाएगा गोल्डस्मिथ, सुनार, गोल्डस्मिथ। अ पर्सन हु फ्यूजेज मटेरियल्स टुगेदर, एक जो मटेरियल्स को पिघला करके जोड़ने का काम करता है, तो ये क्या होते हैं? वेल्डर होते हैं ये क्या होते हैं? वेल्डर होते हैं। आ जाइए आप अभी। सेकेंड वाला कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विद कॉलम फ्रॉम 2 दैट इज नॉट द सिनोनिम्स एंड द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1। उसमें कॉलम 1 में कॉलम 2 को आपको मैच कराना है, और जो सिनोनिम नहीं होने चाहिए, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची होता है, ये नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैरिएट है, तो मैरिएट का क्या है आपका? ये काउंटेबल है। ठीक है, और ह्यू है, ह्यूज क्या आपका? ये ड्राइंग है। ह्यूज क्या आपका? ये ड्राइंग है। और आपका तीसरा क्या है आपका? प्रिसीजन, तो ये क्या है? ये कैलकुलेशन है। और 4 आपका वेरिएट, तो ये आपका यूनिफॉर्म है। 5th है आपका डिलीशियस, तो ये क्या है आपका? इनएडिबल है। ठीक है, बाकी आपके एक्सरसाइज यहाँ खत्म होते हैं। एक चीज और यहाँ बच गई है, द गर्ल इज अबाउट टॉकिंग फूड एंड हर मदर एट द फैक्ट्री। तो इसमें आपका जो कि बोस्टफुल अनश्योर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, द गर्ल इज हैप्पी हो जाएगा। 2 आपका कहता है द बॉय थिंक्स दैट द जॉब ऑफ द गर्ल्स मदर कैरीज अ लॉट ऑफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा। थर्ड है द गर्ल वाई द बॉय इज गुड एट साइंस एग्जीबिशन, तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड वाला, रियलाइजेज, द गर्ल रियलाइजेज हो जाएगा यहाँ पे। 4 है द गर्ल शेयर्स हर, तो शेयर सर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन, विश, द गर्ल शेयर्स हर विश। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। बहुत जल्दी मैं ऐसा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें सभी चैप्टर्स के केवल क्वेश्चन आंसर रहेंगे। हम लोग डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा और हिंदी में भी उसको मैं समझा दूंगा, ताकि आप चाहें तो अपने मन से भी अपने एग्जाम में आप आंसर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करिए। आप ही के लिए मेहनत की जा रही है और आप ही को आगे बढ़ाना भी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।